चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट का। तो इंट्रोडक्शन हमें ये बताता है कि मीनिंग क्या होती है एनवायरनमेंट की। द लिटरल मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट से हम सराउंडेड होते हैं उन्हें हम एनवायरनमेंट कहते हैं। द रूट वर्ड एनवायरनमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ द फ्रेंच वर्ड मीनिंग। एनवायरन जो है वो फ्रेंच वर्ड है जो एनवायरनमेंट का रूट वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है सराउंड या फिर इनसर्कल। Thus anything that surround us is collectively known as environment। इसलिए जो भी चीज़ हमें सराउंड करती है उसे हम environment के नाम से जानते हैं। Elements, the environment consists of the two elements, physical and biological environment। मतलब environment दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक बायोलॉजिकल होता है। फिजिकल जो हम लोग देखते हैं और बायोलॉजिकल जो हम लोग आएंगे तो वो बायोलॉजिकल में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल और बायोटिक और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर होते हैं, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। बायोलॉजिकल, बायोटिक एंड लिविंग एनवायरनमेंट, जैसे कि फ्लोरा, प्लांट्स जो होते हैं, और फौना जो एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज एन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। इट इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है या फिर डिसिप्लिन है। इट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द वे फॉरवर्ड। ठीक, ये फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है, जिसे हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर कन्वीनियंस टू स्टडी एनवायरनमेंट इज बोर्डली डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स। एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए हमें मेनली 4 चैप्टर्स को पढ़ना होगा। जैसे कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए हम 4 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। वो 4 चैप्टर हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर एक चैप्टर हो गया, इकोलॉजी दूसरा चैप्टर हो गया जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे बायोस्फीयर के बारे में। तीसरा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी हो गया। चौथा चैप्टर हो गया एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट एंड मेजर्स, जिसमें हम इश्यूज और प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज में। ओके, तो हम लोग पहले चैप्टर में आते हैं जो कि है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। तो जब हम इसमें आते हैं तो हम ये जानेंगे कि अर्थ 3 स्फीयर से कंप्राइजेस होती है, मतलब बनी हुई होती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर से। जो 3 स्फीयर्स हैं वो ऐसे हैं कि लिथोस्फीयर को हम लोग लैंड कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर को हम लोग वाटर कहते हैं, एटमॉस्फीयर को हम लोग एयर कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 स्फीयर से बनी होती है। हम लोग जो स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर की उसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग ओशियनोग्राफी कहते हैं। और जो एटमॉस्फीयर की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत हल्का समझ रहे हैं कि क्या क्या होते हैं इन चैप्टर्स के अंदर पे। डिटेल्स बाद में हम लोग जानेंगे। इकोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। एज वी नो डैट देयर आर द 3 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, मेनली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 स्फीयर हैं अर्थ की, एक लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फीयर। बायोस्फीयर इज नॉट अ सेपरेट और द 4th स्फीयर ऑफ द अर्थ, जबकि बायोस्फीयर जो है वो कोई अलग या फिर चौथा स्फीयर नहीं है अर्थ का, केवल यही 3 स्फीयर होते हैं। एज मैनी थिंग, जैसे कि बहुत लोग सोचा करते हैं, बट द कॉमन पार्ट इज दैट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जबकि ये है कि जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और बायोस्फीयर के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट इज़ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कंपेयर टू द बायोस्फीयर। जैसे कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर के कंपेरिजन में। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट रखता है बायोटिक और लिविंग बींग्स। जो बायोटिक और लिविंग बींग्स होते हैं उनको केवल, और जैसे कि फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, इन्हें रखता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और ये जो बायोस्फीयर है वो रखता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी खुद के अंदर, प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट को भी खुद के अंदर रखता है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू बायोस्फीयर।
ये लिखा हुआ है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इज इक्वल टू बायोस्फीयर। Every living being is continuously influenced by its physical environment, and on the contrary, the physical environment is also continuously influenced by every living being. जैसे कि लिविंग बीइंग है वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के देख करके ही काम करता है, वैसे फिजिकल एनवायरनमेंट भी लिविंग बीइंग्स की एक्टिविटीज़ पे टोटली डिपेंड करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर नॉट ओनली इंटरेक्ट विद वन अनदर बट आल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। केवल ऑर्गेनिज्म में ही एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं इन्वायरमेंट में, बल्कि फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। आई स्टडी ऑफ दिस इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज अ मेजर कंसेंट ऑफ साइंस ऑफ इकोलॉजी। इस रिलेशन को समझने के लिए हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ इकोलॉजी के बारे में। साइंस ऑफ इकोलॉजी में हम इस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के द्वारा या फिर इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इन अ सिंपल वे इकोलॉजी इज द स्टडी और द साइंस ऑफ बायोस्फीयर। और आसान शब्दों में बोले तो इकोलॉजी जो है वो स्टडी होती है बायोस्फीयर की। ओके, हम लोग इकोलॉजी में एक और पॉइंट रह गया है वो भी पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी को हम लोग एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज साइंस। जिससे हम जानते हैं कि इकोलॉजी जो होती है वो एनवायरमेंटल साइंस की स्टडीज़ को हम लोग कहते हैं, उसी का पार्ट होती है इकोलॉजी। सिंस इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट देयरफॉर एनवायरमेंट इज अ कंप्रेहेंसिव वर्ल्ड कंपेयर टू द इकोलॉजी। इसलिए इकोलॉजी एक पार्ट है एनवायरमेंट का, इसलिए एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है, वर्ल्ड है एज कंपेयर इकोलॉजी के संदर्भ में। हम लोग तीसरे चैप्टर में आते हैं बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज एक्रोनिम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक बड़ा रूप है। बायोडाइवर्सिटी लिटरली मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। द बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट इज फ्लोरा, प्लांट एंड फौना, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोडाइवर्सिटी के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये जो है मेजर करती है या फिर अपने इससे बायोस्फीयर के द्वारा, बायोडाइवर्सिटी के द्वारा हम पता करते हैं वेराइटीज ऑफ फ्लोरा और फौना के बारे में। ओके, इन इकोलॉजी द डाइवर्सिटी नंबर and variety of species of flora and fauna with a given region or area is called biodiversity। इकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि किसी नंबर या वैरायटी ऑफ स्पीसीज़, मतलब कुछ नंबर या फिर किसी पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ किसकी, फ्लोरा और फौना की, जो विद इन ए रीजन और एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एज फार एज द वैरायटी ऑफ लाइफ पॉसिबल अप टू दैट एक्सटेंट देयर मस्ट बी अ बायोस्फीयर। In another way, the biosphere extends to any place where life of any kind might exist। बायोस्फीयर वहाँ हर जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की लाइफ पाई जाती है। Since biosphere is the dwelling place of all organisms, so each and every variety of organisms become a part of biosphere। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी सब जगह है, तो हर ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर का एक हिस्सा है। जैसे कि हम जान पा रहे हैं, मैनी इनिशिएटिव्स had taken to recover the biodiversity loss as personal, social, national and international level। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिकवर करने के लिए, जो कि पर्सनल लेवल में, सोशल लेवल में, नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में लिए गए हैं। हम लोग चौथे के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट मेजर्स। एनवायरमेंटल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स और उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम और उनको मापेंगे कैसे, जैसे कि पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे हैं जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आएंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में जानेंगे, एनवायरमेंटल थ्रेट्स के बारे में जानेंगे और एनवायरमेंटल चैलेंज के बारे में जानेंगे। इसमें आर लूजली सिनोनिम्स टू वन अनदर, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। The biophysical wealth of our planet Earth has been declining rapidly। बायोफिजिकल हेल्थ जो है अपने प्लानट की वो बहुत जल्दी गिर रही। एंड द एक्सक्यूजिंग फिंगर
जैसे कि हमारी अर्थ में बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन हो रहा है रैपिडली, फिजिकल वेल्थ का डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से उंगली उठ रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ। ठीक है, थर्स द एनवायरमेंट इश्यूज आर अफेक्टेड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के द्वारा अफेक्ट किए, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। ये हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज में पता चला। ऑफ्टन ऑफ विच आर हार्मफुल इफेक्ट दैट कॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो कि इन्वायरमेंट को गिरा रहा है, डिग्रेड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट 2021, जैसे कि रिपोर्ट 2021 में मेकिंग पीस विद नेचर की रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। देयर आर 3 की environmental issues that is named। 3 environmental issues जो नेम्ड किए गए थे वो हैं ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, जिसमें ट्रिपल में 3 चीज़ें आएंगी, पॉल्यूशन, डाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज, इज़ द बिगेस्ट थ्रेट ह्यूमैनिटी हैज़ एवर फेस्ड। यही सबसे बड़ी थ्रेट है जो ह्यूमैनिटी ने अभी तक फेस की है। Sea level rise and severe weather are 2 major examples of the impact of climate change। जो सी लेवल का राइज हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वो इम्पैक्ट है क्लाइमेटिक चेंज का। वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीम वेदर इंक्लूडिंग ड्रॉट, फ्लड एंड स्टॉर्म्स हैज़ बिकम मोर कॉमन। जैसे कि सूखा, बाढ़ या फिर तूफान बहुत कॉमन हो गया है। ग्लेशियर्स ऑल ओवर वर्ल्ड आर मेल्टिंग, और ग्लेशियर्स भी मेल्ट होना शुरू हो गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ हैंगिंग ग्लेशियर इन उत्तराखंड 2021, जैसे कि ग्लेशियर मेल्ट हुआ था उत्तराखंड में 2021 में। मेल्टिंग ऑफ हैंगिंग ग्लेशियर इन चाइल 2022, चाइल में मेल्ट हुआ था 2022 में। ऐसे ही सिमिलर मैनी आइलैंड्स आर वैनिशिंग एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारे आइलैंड्स में हो रहा है। Environment conservation is the practice of protecting the natural environment on the individual, organizational and government level। Environmental conservation एक तरह से natural environment का protection होता है, जो कि इंडिविजुअल लेवल में, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में और गवर्नमेंटल लेवल में होता है। ये दोनों को बेनिफिट पहुंचाता है, चाहे फिर वो इन्वायरमेंट हो या फिर ह्यूमन हो। एनवायरमेंटलिज्म इज अ इन्वायरमेंटल मूवमेंट दैट एड्रेसेस इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये इन्वायरमेंटलिज्म एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट है जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को बताता है थ्रू एक्टिविज्म, लेजिस्लेशंस एंड एजुकेशन, एक्टिविज्म, एक्टिविटीज़ की तरह और वाद विवादों के द्वारा। बुक्स लाइक रैकल कार्सन्स साइलेंट स्प्रिंग, जैसे कि बुक रैकल कार्सन की है साइलेंट स्प्रिंग, जो कि 1962 में लिखी गई थी, सेट द बैकग्राउंड फॉर एन एनवायरमेंटल मूवमेंट। उसने एक नींव डाल दी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के लिए। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट इज इन 1972 हेल्ड इन स्टॉकहोम्स, जैसे कि यूएन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरमेंट के लिए, जो कि 1972 में हुई थी, वो स्टॉकहोम्स में हुई थी, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जो डिस्कस कर रहा था एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में डिसाइड कर रही थी कि हर साल हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। ऑफिशियल नेम ऑफ द यूएन वर्ल्ड इज एनवायरनमेंट डे। ऑफिशियल नेम जो दिया था यूएन वर्ल्ड में वो एनवायरनमेंट डे के पार दिया था, जबकि साल 1973 में फर्स्ट एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। तब से आज तक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन 1983 द यूएन सेट अप द वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूएन ने सेटअप किया था वर्ल्ड कमीशन को एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में। WCED इसका फुल फॉर्म हुआ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विद ग्रोहाम लैम
बर्टलैंड एज द चेयरमैन, जिसके चेयरमैन थे हार्लेम बर्टलैंड। और WCED रिपोर्ट जो थी उसे कहा गया था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, ये एम्फसाइज कर रही थी नीड्स फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सिस्टम्स की इंटीग्रेशन की नीड को। द कमीशन सपोर्टेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कमीशन जो सपोर्ट कर रही थी वो किसका कॉन्सेप्ट सपोर्ट कर रही थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। द WED डिफाइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, जैसे कि WED ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरह से डिफाइन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Mainly sustainable development ये कहता है कि हमें किसी भी चीज़ को बिना डिस्ट्रॉय करे ऐसे बचा के रखना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ का यूज़ कर पाए। जो चीज़ें हमने जैसे अपने फोर फादर्स पाई हैं वैसे ही हमें हैंड ओवर करनी है आगे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। While we have many environmental laws, जबकि हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज जानते हैं, रूल्स जानते हैं, रेगुलेशन जानते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उनका। इन एडिशन द रूल्स आर ऑफ्टन सीन एज इम्प्रिटेंडेंट टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत सारे रूल्स भी बना रखे हैं जिनसे हमारी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज अंडर प्रेशर टू रिलैक्स देम, और गवर्नमेंट हमेशा इन चीज़ों पे जो होता है काम करने की कोशिश करती है, मेजर्स को ठीक करने की कोशिश करती है। अल्टीमेटली इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग माइंडसेट, इसलिए ये एक क्वेश्चन हो गया माइंडसेट को चेंज करने के लिए। दैट टेकिंग ग्रेटर केयर इन द यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सावधानी के साथ यूज़ करें तो हम हैबिटेबल प्लैनेट फॉर द कमिंग जनरेशन, तो हम आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा प्लैनेट छोड़ करके जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला चैप्टर आएगा, अभी हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा, पहला चैप्टर आएगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, दे आर द 3 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, नेमली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, 3 स्फीयर होती हैं अर्थ की, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। द स्टडी ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। लिथोस्फीयर की स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर की स्टडी को ओशिनोलॉजी कहते हैं, और एटमॉस्फेयर की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, स्टडी ऑफ द बायोस्फीयर, द कॉमन लाइफ एग्जिस्टिंग पोर्शन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज इकोलॉजी। जो बायोस्फीयर की स्टडी हम लोग करते हैं उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लोग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के पोर्शंस को भी पढ़ते हैं। हम लोग लिथोस्फीयर में आते हैं, देखो लिथोस्फीयर लिखा हुआ है, लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। लिथोस्फीयर जो है वो कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड का, एक लिथोस है जिसका मतलब होता है रॉकी या फिर सॉलिड, या फिर स्फेरा जिसका मतलब होता है स्फेयर। इसलिए जो लिथोस्फीयर की मीनिंग निकल के आएगी वो एक सॉलिड लेयर होती है रॉक की, जो अर्थ सरफेस में पाई जाती है। ठीक, अर्थ लिथोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट्स द हार्ड एंड द रिजिड आउटर वर्टिकल लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ लिथोस्फीयर वो हार्ड होती है, रिजिड होती है और बाहरी लेयर होती है अर्थ की। द लिथोस्फीयर इज सबडिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टली इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड की जाती है। लिथोस्फीयर और द लैंड कवर्स अप्रॉक्सीमेट 29% एग्जैक्टली। ये लिथोस्फीयर या फिर लैंड अपने आप में कवर करती है 29%, या फिर एग्जैक्टली अगर बात करें 29.22% टोटल अर्थ एरिया को। ठीक है, लिथोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल। ये अपने आप में धारण करती है क्रस्ट या फिर अपर मोस्ट मेंटल को। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। अर्थ इंटीरियर जो होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें मेनली क्रस्ट, मेंटल और कोर आती है। क्रस्ट को हम लोग सियाल कहते हैं, मेंटल को हम लोग सीमा कहते हैं, और कोर को हम लोग नाइफ कहते हैं। और जो कि क्रस्ट होती है वो फॉर्म की जाती है ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का वॉल्यूम है उसका केवल 1% ही क्रस्ट चौड़ी होती है।
84% जो होती है पार्ट वो कंसिस्ट होती है मेंटल से, और 15% पार्ट जो होता है वो कोर से बना हुआ होता है। ठीक है, क्रस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रस्ट जिसे सील कहते हैं। अ क्रस्ट लेयर एक्सटेंडेड बिटवीन 30 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर डीप। ये 30 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर डीप होती है। द क्रस्ट इज द थिकर इन द कॉन्टिनेंटल देन ऑन द ओशन फ्लोर। ये कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा मोटी होती है ओशन फ्लोर की अपेक्षा। द क्रस्टल लेयर इज ऑफ लाइटर डेंसिटी कंपेयर टू द इंटीरियर लेयर्स। क्रिस्टल जो क्रस्ट लेयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है इंटीरियर लेयर्स की अपेक्षा। जैसे कि इंटीरियर लेयर्स हैं हमारी मेंटल और कोर, उनकी अपेक्षा हमारी क्रस्ट की डेंसिटी कम होगी। एज अ क्रिस्टल लेयर कंप्राइजेज ऑफ द रॉक रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम। क्रस्ट जो लेयर है वो बनी हुई होती है रॉक्स की जो कि एल्युमिनियम और सिलिका में रिच, इसीलिए हम लोग इसको Cl कहते हैं, क्योंकि Cl में Si का मतलब होता है सिलिका और Al का मतलब होता है एल्युमिनियम। जैसे कि यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है, Si सिलिका और एल्युमिनियम का Al लेयर है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ये अर्थ के इंटीरियर की सबसे पतली लेयर होती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा 1% होती है केवल। हम लोग दूसरी लेयर में आते हैं, मेंटल में। जैसे कि मेंटल को हम लोग कहते हैं सीमा। ये Cl लेयर के नीचे पाई जाती है मेंटल लेयर, जो कि एक्सटेंड करती है 2900 किलोमीटर डेप्थ तक का। जैसे कि सीमा में ही शब्द में पता चल रहा है हमको, Si का मतलब होता है सिलिका, Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो मेंटल लेयर जो होती है वो बनी होती है जिसमें रिच मतलब ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसका नाम सीमा होता है। ये थिकेस्ट सबसे मोटी लेयर होती है अर्थ इंटीरियर की, क्योंकि इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर होती है। ये अप्रॉक्सीमेट 84% एरिया को कंसिस्ट करती है। ये देखो लिखा हुआ। हम कोर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग निफ कहते हैं। निफ का मतलब होता है निकल और Fe का मतलब होता है फेरम। ये अर्थ का वो हिस्सा है जो कंसिस्ट करता है मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में और प्लास्टिक स्टेट ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर। इस स्टेट पे बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ये कोर जो अर्थ का होता है हैज़ अ रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर। इसकी रेडियस, कोर की रेडियस, जो अर्थ का कोर होता है उसकी रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। और ये अपने आप में कंसिस्ट करता है निकेल और फेरम को। जैसे कि लैटिन वर्ड फेरम जो है वो आयरन का है, इनको डोमिनेट करता है, इसलिए हम लोग इसको निफ कहते हैं। निफ में Ni का मतलब निकेल और Fe का मतलब होता है फेरम। ये लेयर जो है वो अर्थ की मैग्नेटिज्म के लिए टोटली डिपेंड करती है। हाइड्रोस्फीयर में हम लोग आते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, तीन चीज़ें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, हमें तीन चीज़ें इसमें पढ़नी थी। तो हम लिथोस्फीयर पढ़ लिए, हम लोग हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर क्या होती है? द टर्म हाइड्रोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड। हाइड्रोस्फीयर जो है वो भी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे लिथोस्फीयर तो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन था। लिथोस जिसका मतलब रॉकी या फिर सॉलिड था, और स्फेरा का मतलब जिसका मतलब स्फेयर था। वैसे हाइड्रोस्फीयर भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हाइड्रो का मतलब वाटर या फिर लिक्विड है और स्फेरा का मतलब स्फेयर है। द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज द लेयर ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर की मीनिंग होती है वाटर की वो लेयर जो अर्थ की सरफेस में होती है। किसके फॉर्म में? ओशियंस के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, रिवर्स के फॉर्म में और वाटर बॉडीज के फॉर्म में, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो लेयर होती है वो करीब 71% कवर करती है एरिया को। एग्जैक्टली अगर बोले तो 70.78% का एरिया कवर करती है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है अर्थ का, उसकी बात करें उसमें इतना परसेंट कवर करती है। देयरफॉर द अर्थ इज समटाइम्स कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट। इसी कारण अर्थ को कभी कभी हम लोग वाटरी प्लैनेट कहते हैं। इस परसेंटेज के कारण हम लोग अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहते हैं। इसी कारण अर्थ जो है वो स्पेस से ब्लू कलर की दिखती है और इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है क्योंकि वो स्पेस से ब्लू कलर की दिखती है, और ये सब होता है पानी की वजह से, क्योंकि पानी दिख रहा होता है हमें 71% हिस्से में, इसलिए हम लोग इसे ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट कहते हैं।
कॉन्टिनेंट में बी कंसिडर्ड एज लार्ज आइलैंड राइजिंग फ्रॉम द वास्ट ओशियन। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो जो है बड़े बड़े आइलैंड्स होते हैं जो कि ओशियन से ही बने होते हैं। ओशियन में जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके द्वारा आइलैंड्स बनते हैं, फिर उन्हीं आइलैंड्स के मिलने से कॉन्टिनेंट बन जाता है। वाटर ऑकर्स ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ द आइस शीट इन पोलर रीजन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर्स ऑन द हाई माउंटेन्स लेटर ऑकर। ठीक है, जो वाटर होता है वो आइस शीट के तौर पे पोलर रीजन में पाया जाता है, आइस होती है क्योंकि, और ग्लेशियर्स के तौर पे बड़े बड़े माउंटेन्स में पाया जाता है। वाटर ऑकर्स इन द वाटर in the form of the water ice flows in the ocean and the seas. Water also occurs below the surface of the land in the form of the underwater. अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे भी वाटर होता है, ओशंस के तौर पे भी होता है, ग्लेशियर्स के तौर पे भी होता है, और पोलर रीजन्स में आइस शीट्स के तौर पे भी होता है वाटर। वाटर ऑल्सो occurs above the surface of the earth on the form of the water vapors in the lower layer of the atmosphere. वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ में भी पाया जाता है, किसके फॉर्म में? एटमॉस्फियर के फॉर्म, वाटर वेपर्स के फॉर्म में, जो कि एटमॉस्फियर में प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फियर की सबसे लोअर लेवल में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक फॉर्म होता है वाटर का ही। इवन फ्लोरा, प्लांट्स एंड फौना एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन आर प्रीडोमिनेटली मेड अप ऑफ वाटर। जबकि कि प्लांट्स, एनिमल्स जैसे कि फ्लोरा और फौना, या फिर अगर हम इंसान की बात कर लें, मैन की भी, तो वो भी मेनली वाटर से बना होता है। दिस मीन्स वाटर इज द बेस ऑफ लिव्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसका मतलब ये होगा कि वाटर से ही जीवन संभव है। दैट्स वाई इट इज सेइंग वाटर इज द लाइफ। इसलिए हम कहते हैं वाटर ही जीवन है। और इफ देयर इज अ वाटर देयर इज अ लाइफ। अगर वहाँ पे अगर वाटर पानी है, अगर जल है तो ही जीवन है। एज लॉन्ग एज देयर इज अ वाटर देयर इज अ लाइफ। जब तक पानी है, जब तक जल है, तभी तक जीवन है। और भी बहुत कुछ। आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम वाटर अवेलेबल, जबकि पूरा जो 71% वाटर है अर्थ सरफेस में, उसका 97.3% बड़े बड़े ओशियनों में लाई करता है, जिसकी वजह से वो सैलाइन वाटर होता है। और जो 2% होता है वो आइस शीट्स के फॉर्म में स्टोर है। और केवल 1% और या फिर उससे भी कम पानी हम ग्राउंड वाटर के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट 0.68% है। और फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं वो 0.009% है। और जो सॉल्ट लेक्स हैं वो 0.0019% है। एटमॉस्फियर में जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में होता है वो 0.0019% है। और जो रिवर्स में है वो 0.0001% है। जो फ्रेश वाटर है रिवर्स में, नॉन सलाइन है, नॉन सॉल्टी है, उसकी बात हो रही है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें वाटर को सेव करके चलना है। द लार्जेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर इज रेन वाटर। जो डायरेक्ट सोर्स है फ्रेश वाटर की वो रेन वाटर है, जो लाई करता है क्लाउड्स में, जो कि स्काई में होते हैं। और लार्जेस्ट इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर है, जो लाइक करता है एक्विफायर्स अंडर द ग्राउंड्स, जिसकी केवल और केवल परसेंटेज कितनी है? 0.68% है। ठीक है। अर्थ हैज़ एन अबंडेंस ऑफ द वाटर बट अनफॉर्चुनेटली ओनली अ स्मॉल परसेंटेज अबाउट 0.3% इज इवन अनयूजेबल बाय ह्यूमन मेंस। अर्थ के पास बहुत सारा पानी है, जबकि 0.3% पानी वो यूज़ ही नहीं किया जा सकता इंसानों के द्वारा। और जो बाकी का 99.7% है वो सारा का सारा ओशियंस में, आइस शीट्स में, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, या फिर सॉइल के सरफेस पे अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे पाया जाता है। स्टिल मच ऑफ द 0.3% वाटर दैट इज़ यूजेबल इज़ अनअटेबल। जबकि 0.3% जो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं वो हमारे द्वारा पाया नहीं जा सकता। मोस्ट ऑफ द वाटर यूज बाय द ह्यूमन कम्स फ्रॉम द रिवर्स। जबकि बहुत सारा पानी जो इंसान यूज़ करते हैं वो नदियों से आता है। द विजुअल बॉडीज ऑफ द वाटर आर रिफर्ड एज द फ्रेश सरफेस वाटर। जो दिखता है पानी वो सरफेस वाटर के नाम पे हम जानते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर इज एक्चुअली फाउंड
अंडरग्राउंड एज सॉइल मॉइस्चर एंड इन एक्वाफायर्स। और जो ज़्यादातर पानी है वो अंडरग्राउंड में पाया जाता है या फिर ओशन में पाया जाता है। द ग्राउंड वाटर कैन फीड द स्ट्रीम्स। जो ग्राउंड वाटर है वो स्ट्रीम्स को भी बढ़ावा देता है। दैट्स वाई अ रिवर कैन कीप फ्लोइंग, जिसकी वजह से रिवर जो होती हैं वो लगातार बहती रहती है। व्हेन देयर हैज़ बीन नो परसिपिटेशंस, जबकि कोई परसिपिटेशंस नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार की बारिश नहीं होती है, भीषण गर्मी होती है, तब भी रिवर बह रही होती है। ह्यूमन कैन यूज़ बोथ सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर। ह्यूमन हर तरह का वाटर यूज़ कर सकता है, चाहे वो सरफेस वाटर हो या फिर ग्राउंड वाटर हो। ड्रिंकेबल वाटर को ही हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ड्रिंकेबल वाटर को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। मच ऑफ द 0.3% ऑफ द वाटर दैट इज़ यूजेबल इज़ अनस्टेबल, अनअटेनेबल। मतलब जो हम लोग वाटर जो यूज़ करा जा सकता है 0.3% जो है सरफेस पे, लेकिन हम उसे पा नहीं सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द इज़ यूज्ड बाय द ह्यूमन कॉमन फ्रॉम द रिवर्स, क्योंकि ह्यूमन जो है वो ज़्यादातर नदियों का पानी यूज़ करता है। द विजिबल बॉडीज ऑफ द वाटर आर रिफर्ड एज सरफेस वाटर। जो वाटर बॉडीज हमें दिखती हैं ऊपर से वो सरफेस वाटर की कहलाती हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर इज एक्चुअली फाउंड अंडरग्राउंड एज सॉइल मॉइस्चराइज एंड इन एक्वाफायर्स। जो ज़्यादातर पानी है जो यूजेबल वाटर है वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड वाटर कैन फीड द स्ट्रीम। ये अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्ट्रीम्स को पानी देता है, जिसके कारण नदियाँ बहती रहती हैं बिना किसी प्रेसिपिटेशन के। ह्यूमन कैन यूज़ बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ह्यूमन दोनों का यूज़ करता है, चाहे वो सरफेस में हो या फिर ग्राउंड में हो। ड्रिंकेबल वाटर इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकेबल वाटर को हम लोग पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। हम लोग वाटर साइकिल के बारे में समझते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर अमंग हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, जो वाटर की साइकिल चलती है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर के बीच में, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग बाय द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर सिमिलर टू द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। जो सन के द्वारा हीट करा जाता है वाटर को, वही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है वाटर की सर्कुलेशन में जो हाइड्रोस्फीयर में होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल है एयर की भी सर्कुलेशन जो एटमॉस्फेयर में होती है। जैसे कि आप लोग ये फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें वाटर साइकिल बताई गई है कि ये देखिए लेक्स है, इससे इवेपोरेशन हो रहा है या फिर ट्रांसपायरेशन हो रहा है लैंड से वाटर का, और ये क्या बना रहा है, प्रेसिपिटेट होकर के ये ओशन में जा रहा है, क्लाउड्स बनाता है। ये इवेपोरेशन से क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से प्रेसिपिटेट होता है, ओशन में जाता है। ठीक है, ओशन में कुछ जाता है, कुछ ज़मीन में गिरता है जो कि बह करके ओशन में मिल जाता है, और ओशन से भी इवेपोरेट होता है पानी, और कुछ यही प्रेसिपिटेशन लैंड्स में होता है, आइस पे जाता है, माउंटेन्स पे जाता है। समझ पा रहे होंगे ना आप लोग। और यही कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है जो सॉइल के द्वारा, वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ठीक, when the surface water is the ocean, seas, rivers, lakes etc. get heated by the sun rays, जब ओशियन, सीज, रिवर या लेक का पानी सन के द्वारा हीट कर दिया जाता है, इवेपोरेशन इज टेक प्लेस और इवेपोरेशन होने लगती है, तो वाटर वेपर एडेड ऑन टू द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर जो हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर की निचली भाग में होने लगते हैं इकट्ठा। एज वी नो दैट वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर मे गेट कूल्ड लीडिंग टू कंडेंसेशन। और जैसे वाटर वेपर कूल डाउन होते हैं तो वो कंडेंसेशन कहलाता है, और यही टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। सच क्लाउड्स मे कॉज प्रेसिपिटेशन विच फॉर्म्स सच क्लाउड्स मे कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ द रेनफॉल। और यही क्लाउड प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि रेनफॉल के लिए होता है या फिर स्नोफॉल के लिए होता है सरफेस पे। Rainfall of the water leads to the surface runoff in the form of rivers, which reach the ocean ultimately. और ये जो रेन वाटर होता है जो सरफेस पे गिरता है वो रिवर्स में जाता है, रिवर्स के थ्रू ओशियंस में भी मिल जाता है जा करके। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। इन दिस प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन वाटर इज कंज्यूम्ड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस सर्कुलेशन के प्रोसेस पे कुछ पानी ऐसा भी होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम कर दिया जाता है बायोस्फीयर में,
एंड वाटर में गेट टेम्परेली स्टोर्ड ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। और कुछ पानी ऐसा होता है जो आइस शीट के फॉर्म में लैंड में स्टोर भी कर लिया जाता है, लेक्स में स्टोर कर लिया जाता है, पॉन्ड्स में स्टोर हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर पे भी चला जाता है। अब हम लोग आते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रीक वर्ड एटमॉस मीन्स वेपर एंड स्फेरा मीन्स स्फीयर। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने तीनों के रूट टर्म्स पढ़े। रूट टर्म्स क्या क्या थे तीनों? जैसे कि लिथोस्फीयर में लिथोस था, उसका मतलब था रॉकी या सॉलिड, और स्फेरा उसमें भी था जिसका मतलब स्फीयर था। हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो था जिसका मतलब था वाटर या लिक्विड, और स्फेरा उसमें भी था जिसका मतलब स्फीयर था। एटमॉस्फेयर में भी एटमॉस है और स्फेरा है। एटमॉस का मतलब वेपर है और स्फेरा का मतलब स्फीयर। थस द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज गैसियस इनवलप दैट सराउंड्स द अर्थ। इसलिए एटमॉस्फेयर की मीनिंग ये होगी कि ये गैसियस इनवलप होता है जो अर्थ को सराउंड करता है। अगले पॉइंट बताया जा रहा है, अमंग द थ्री मेजर एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट द एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डायनेमिक एज चेंजेस टेक प्लेस इज in it not only from one season to another but also over shorter period to of a few hours। ये इन्वायरमेंट का एक बहुत ही चेंजेबल फिनोमेना है, मतलब फिनोमेना बोलेंगे या क्राइटेरिया बोलेंगे या करेक्टर है जिसमें चेंजेस आते हैं, ना ही तो सीज़न से सीज़न बल्कि कुछ घंटों में भी इसमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। आउट ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का टोटल मास है उसमें से 99% जो है हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस पे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक चेंजेस ऑकर विद इन दिस लेयर। जो 32 किलोमीटर ऊपर अर्थ सरफेस के एटमॉस्फेयर है वहीं पे 99% चेंजेस फाउंड किए जाते हैं। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर अर्थ पे रहता है ग्रेविटी की मदद से। द स्टडी ऑफ द लोअर लेयर्स एंड द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज मेट्रोलॉजी एंड एरियोलॉजी। जो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर की स्टडी होती है उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, जो अपर लेयर की स्टडी होती है उसको हम लोग एरियोलॉजी कहते हैं। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज हैविंग अ रिलेटिव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें बहुत सारी कंपोजिशंस होती हैं, जैसे कि एवरेज सैंपल होता है जो प्योर एयर का, उसमें होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और भी बहुत सारी गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सब बाकी परसेंटेज में आती है। और ये जो दूसरे पॉइंट में अगर हम आएंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की, तो जो लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो कंटेन करती है वाटर वेपर्स को। अभी हमने ऊपर पढ़ा water vapor is added to the atmosphere by evaporation from ocean, seas, lakes, rivers, ponds and other water bodies। जो वाटर वेपर होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड किए जाते हैं ओशियन, सीज, लेक, रिवर या फिर पाउंड और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज के इवेपोरेशन के थ्रू। द वाटर वेपर्स मे नॉट एक्सीड 3% to 4% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। जबकि वाटर वेपर 3 से 4% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं हवा में, बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, कार्बन, सॉल्ट, पॉलन ग्रेन्स एक्सेट्रा आर आल्सो फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। केवल वाटर वेपर्स ही नहीं बल्कि डस्ट, कार्बन, सॉल्ट, पॉलन ग्रेन्स ये सब भी पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर की उस लोअर लेयर में, जो कितने किलोमीटर अबव होती है? 32 किलोमीटर से अबव होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना 32 किलोमीटर से अबव होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विद हाइट। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिक्रीज करती है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। और यहाँ पे आपको जहाँ पे गैसेस का परसेंटेज बताया गया था इस पॉइंट को भी आपको हाईलाइट कर देना है क्योंकि इसको आपको पढ़ना है। ओके, यहाँ पे ठीक है। और ये लोअर लेयर की स्टडी को मेट्रोलॉजी कहते हैं, अपर लेयर की एरोलॉजी कहलाती है। और 32 किलोमीटर अबव में एटमॉस्फेयर की लेयर जो जहाँ से चालू होती है वहाँ पे हमारे वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने ये जाना कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी
डिक्रीज होती है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे स्पेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। A simple formula to remember layers of atmosphere is, सिंपल फॉर्मूला जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स को रिमेंबर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो ये है, टेक सम मैंगोज टू ईट। टेक का मतलब ट्रोपो, सम का मतलब स्टैटो, मैंगोज का मतलब मीसो, टू का मतलब थर्मो और ईट का मतलब एक्सो। ठीक, ये हमारी निमोनिक्स हमें बताई गई है कि क्या होती है निमोनिक्स। ठीक, अब ट्रोपोस्फेयर 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर हमारी 50 किलोमीटर तक होती है और मीसोस्फेयर हमारी 80 किलोमीटर तक होती है। मतलब 19 के बाद 19 से 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर, 51 से लेकर 80 तक मीसोस्फेयर और ये 81 से लेकर 513 तक थर्मोस्फेयर होती है और 514 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक हमारी एक्सोस्फेयर होती है। आपको समझ में आ रहा होगा क्या है इसका फॉर्मूला। टेक सम मैंगोज टू ईट, टेक सम मैंगोज टू ईट, 5 बार मेरे साथ बोलिए। टेक सम मैंगोज टू ईट, 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 टेक सम मैंगोज टू ईट। वैसे भी आम का सीजन चल रहा है, खाने का मन कर गया होगा आप लोगों को तो। चलिए अब देखिए, टेक का मतलब ट्रोपो 8 से 18, सम का मतलब स्टैटो 19 से 50, मैंगोज का मतलब मीसो जो 51 से 80, टू का मतलब थर्मो 81 से 513 और ईट का मतलब एक्सो 514 से 10,000। ओके, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं ट्रोपोस्फियर क्या होती है। तो ट्रोपोस्फियर में जो वर्ड ट्रोपो होता है इसका मतलब तो रोटेटिंग या फिर चेंजिंग लिखा हुआ है। एंड स्फेयर जो होता है वो ग्रीक वर्ड स्फेरा से निकला होता है जिसका मतलब होता है स्फेयर। इस तरह से हम ट्रोपोस्फियर को फॉर्म करते हैं। जो लोवेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इस लेयर को हम लोग टर्बोस्फियर और कॉन्वेक्टोस्फियर भी कहते हैं। इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस पे प्रत्येक 165 मीटर में। ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपको ये बताया गया था 8 से 18 होती है, तो एवरेज 14 किलोमीटर हाइट की होती है। यहाँ पे 10 दिखा रहे हैं लेकिन 19-20 आगे पीछे करके 14 किलोमीटर हाइट की एवरेज होती है। ठीक है, जो अपर लिमिट होती है ट्रोपोस्फियर की उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक, जो वेदर फिनोमिना होते हैं वो ज़्यादातर इसी लेयर में टेक प्लेस करते हैं, मतलब इसी लेयर में ऑकर होते हैं। ड्यू टू द रोटेशन टर्बुलेंस द मिक्सेस द लेयर ऑफ एयर एंड वेदर फिनोमिना ऑकर्स। मतलब जो एयर्स हैं उनको मिक्स करता है जिसकी वजह से वेदर फिनोमिना ऑकर होते हैं इस लेयर में। अब हम आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। मेनली ट्रोपोस्फीयर में आपको ये याद रखना है कि ट्रोपोस का मतलब होता है रोटेटिंग और चेंजिंग, और मेनली इस लेयर में वेदर फिनोमिना ऑकर होते हैं। इसकी ब्रेथ होती है 8 से 18 किलोमीटर। बस इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर में आते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में जो स्ट्रेटो वर्ड है उसका मतलब होता है लेयर, और स्फेयर आता है तो उसका मतलब स्फीयर होता है। जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होती है उसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये लगभग 50 किलोमीटर अबव सी लेवल तक होती है। अब सी लेवल क्या होता है? सी लेवल वो एवरेज लेवल है सी का, हाइट मतलब वो हाइट नापने का एवरेज लेवल होता है जिसमें हाइट मेज़र की जाती है, अर्थ की डेप्थ मेज़र की जाती है। सी लेवल के द्वारा ही ये सब हम चीज़ें मेज़र कर पाते हैं। ये जो लेयर होती है इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे सी लेवल के ऊपर जाते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स नहीं होते हैं और इसीलिए ये वेदर फिनोमिना इसमें आकर नहीं होते, तो ये जेट प्लेन्स या फिर एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाने के लिए अच्छी लेयर मानी जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमारी ओजोन लेयर होती है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मीसोस्फीयर, मीसो का मतलब होता है मिडिल, और स्फेरा से स्फेरा है।
ये जो होती है हमारी मिडिल लेयर होती है, इसलिए हमने इसे मीसोस्फीयर रख दिया ना। इस लेयर पे क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है, थर्मोस्फीयर के नीचे होती है, इसलिए हमारी मिडिल लेयर कहलाती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 5 लेयर होती हैं। टेक सम मैंगोज टू ईट वाला पढ़ा था ना, निमोनिक्स। तो टेक से ट्रोपो, एस से स्ट्रेटो, और मैंगो से मीसो, और टू ईट थर्मो, ईट से एक्सो। तो ये मीसो देखो बीच में आई, 2 ऊपर हैं 2 नीचे, इसलिए ये मिडिल लेयर हो जाती है हमारी। इसकी हाइट लगभग 80 किलोमीटर ऊपर होती है, ठीक है। हम याद करते हैं थर्मोस्फीयर, चौथी लेयर में आ गया हम लोग थर्मोस्फीयर। थर्मो में थर्मोमीटर आपने पढ़ा होगा, थर्मस बोलते हैं हम लोग बॉटल को, जो पहले आते थे गर्म रखने वाली पानी, उनको थर्मस बोला जाता था। तो ये थर्मोस्फीयर में हीट, थर्मोस का मतलब होता है हीट और स्फेरा का मतलब होता है स्फीयर। तो जो 4th लेयर होती है वो हमारी थर्मोस्फीयर होती है। इसकी हाइट लगभग 513 किलोमीटर तो होती है, जो कि नासा का फुल क्या होता है, नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके जो लोअर पार्ट होता है थर्मोस्फीयर, इसको हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं। जो 513 किलोमीटर निकाली गई दूरी, ये नासा के द्वारा निकाली गई है, और जो इसका लोअर पार्ट होता है उसलिए हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। अब आयनो में स्फीयर में हम लोग समझ पा रहे हैं आयन से रिलेटेड है यहाँ पे कुछ। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल्स। तो चलिए समझते हैं। इन द आयनोस्फीयर लेयर द टेम्परेचर राइजेस ड्रामेटिकली रीचिंग अप टू द अप्रॉक्स 2500 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है इसका राइज होकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे रेज ऑफ द सन। ये जो अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेज सन से आती है, इसके द्वारा इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, जो कि रिजल्टेंट होता है गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे, उनको ब्रेक डाउन कराने के लिए। और जब गैस मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें हम आयंस कहते हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं वो रिसीव्ड होते हैं, जैसे जो हमारे अर्थ सरफेस से रेडियो वेव ट्रांसमिटेड होती हैं और जाकर के ऊपर जाती हैं। तो यही जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ से ये लोग वापस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और अर्थ सरफेस में वापस आ जाते हैं। इन्हीं रिफ्लेक्शंस के द्वारा हम वायरलेस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इसको आयनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये जनरली बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ये आप पढ़ लें। लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होती हैं वो डी लेयर में होती हैं, जो डी लेयर होती है आयनोस्फीयर की उसमें होती हैं, और जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं वो E1, E2 एंड F1, F2 लेयर में होती हैं आयनोस्फीयर की। अब एक्सोस्फीयर में हम लोग आते हैं। अब देखिए एक्सोस्फीयर क्या होता है। एक्सो का मतलब होता है आउटर, बियॉन्ड, और स्फेरा से स्फीयर बना। तो जो आउटर लेयर होती है उसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये थर्मोस्फीयर के ऊपर होती है, और इस लेयर में की लिमिट हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट में इंटर किया जाता है वो इसी लेयर के थ्रू इंटर किया जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट लिमिट इसकी 10,000 किलोमीटर्स निकाली गई है। जो अर्थ होती है उसमें जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसमें ये बहुत हेल्प करती है। जैसे कि ये लेयर में जो एयर होती है वो एक तौर पे ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट और द एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनसे भी, और जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है सन से आ रहा होता है अर्थ की तरफ, उससे भी प्रोटेक्ट करने में ये मदद करती है। आई होप आप लोगों को ये 5 लेयर समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। क्या थे? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।